नमस्कार। आज कहानी गोल्ड में सुनिए आशा पांडे जी की लिखी कहानी जेल से जेल तक। नल से लगातार गिरते पानी की बेसुरी आवाज से जुम्मन भाई झुंझलाकर उठ बैठे। यूं तो सुबह के 5 बज रहे थे, किंतु अभी आंखों में नींद थी। पर चौके में पत्नी की खटर पटर शुरू हो गई है, जिससे नींद में खलल पड़ रही है। जुम्मन भाई पत्नी को तेज आवाज में डांटना चाहते हैं, किंतु उन्होंने महसूस किया कि इधर कुछ दिनों से उनकी आवाज लगातार धीमी होती जा रही है। चाहकर भी तेज और तीखी आवाज में नहीं बोल पाते हैं। यह उनके अंदर की निराशा से उपजी विरक्ति या स्वभाव में सरलता का समावेश हो रहा है, समझ नहीं पाते हैं। हाँ, आजकल उन्हें यह जरूर लगने लगा है कि वे लगातार बौने होते जा रहे हैं और हर सुबह क्रोध और शांति के बीच जकड़ उठते हैं। इस जकड़न से छुटकारा पाने के लिए जुम्मन भाई अब सुबह जल्दी उठने लगे हैं। पैर जमीन पर रखते ही कुछ देर उन्हें असहाय दर्द होता है। घिसट घिसट कर स्नान घर में जाते हैं, गर्म पानी से पंजों की सिकाई करते हैं, तब उन्हें कुछ राहत मिलती है। नित्य की तरह आज भी जुम्मन भाई कुछ खा पी कर 9 बजे तक बाहर निकल आए। घंटे 2 घंटे चाय की दुकान पर बिताने के बाद निरुद्देश्य इधर से उधर भटकते रहे। जब वे घर से निकलते हैं तो पत्नी की उम्मीद बढ़ जाती है कि शायद आज कोई खुश खबर लेकर लौटेंगे, और इसी उम्मीद में वह सुबह बड़ी फुर्ती से नाश्ता खाना बनाती है। किंतु रात में जुम्मन भाई का लटका मुंह उसे निराश और दुखी कर देता है। वैसे यह सच नहीं है कि जुम्मन भाई को नौकरी नहीं मिल रही है, बल्कि सच तो यह है कि जुम्मन भाई नौकरी की तलाश ही नहीं करते हैं। जब से ड्राइवरी छूटी है, उनका मन विचलित रहने लगा है। उन्हें कोई अन्य काम सुहाता ही नहीं है और दोबारा ड्राइवरी न करने की उन्होंने कसम खा ली है। वैसे एक सच यह भी है कि टूटे पंजे से वे ड्राइवरी कर भी नहीं सकते हैं। शुरू शुरू में जुम्मन भाई अपने पुराने मित्रों के बीच अपना समय बिताना चाहते थे, किंतु वे सभी अपने अपने काम धंधों में व्यस्त हैं। उन सभी के पास जुम्मन भाई की तरह न वक्त है, न ही वैसी बेचैनी। धीरे धीरे वे मित्रों से कटने लगे और अकेले ही इधर उधर घूमकर दिन बिताने लगे। उन्हें शाम होने का इंतजार भी नहीं रहता, बल्कि आजकल वे यह सोचने लगे हैं कि दिन खींचकर थोड़ा बड़ा हो जाता तब कितना अच्छा होता। जुम्मन भाई भागने लगे हैं घर से, क्योंकि घर पहुंचकर पत्नी का चेहरा देखते ही उन्हें अपराध बोध घेर लेता है। बेचारी दिन भर मनौती मानती होगी। उसे कहाँ पता है कि उसका पति नौकरी तलाशना तो दूर, उसके बारे में सोचता तक नहीं है। आज वे घूमते हुए पेट्रोल पंप की तरफ निकल आए हैं। ड्राइवरी के दिनों में वे अक्सर यहीं से अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवाते थे। पेट्रोल पंप के पास ही एक गैराज है। गाड़ियों की हल्की फुल्की खराबी में उन्हें सुधार कर चलने लायक कर लेना जुम्मन भाई के बाएं हाथ का खेल था। दोपहिया गाड़ियों को भी खोल खाल कर दुरुस्त कर लेने में वे माहिर थे। आज गैराज देखकर उन्हें अपने ही सुनर से पैसा कमाने की युक्ति सूझी। इस गैराज में सारे चेहरे उनके जाने पहचाने हैं, मालिक भी उन्हें पहचानता है। उन्हें उम्मीद है कि एक बार कहते ही बात बन जाएगी। वे गैराज मालिक से बात करने के लिए खुद को तैयार करने लगे, तभी झापड़ों की तड़ातड़ आवाज ने उन्हें चौंका दिया। गैराज मालिक पंक्चर बनाने वाले लड़के को मार रहा है। मालिक के मुंह से भद्दी गालियां बड़ी फुर्ती से निकल रही हैं। लड़का हाथ जोड़कर माफ कर देने की विनती कर रहा है। उसकी गलती यह है कि एक दिन पहले उसने एक स्कूटी के ट्यूब का पंक्चर बनाया था, वह आज दूसरे ही दिन खुल गया। ग्राहक की शिकायत पर मालिक उबल पड़ा और लड़के की धुनाई हो गई। वैसे तो यह कोई अनहोनी घटना नहीं है। बचपन से अब तक हजारों बार जुम्मन भाई ऐसी घटनाओं को देख चुके हैं। न सिर्फ देख चुके हैं बल्कि स्वयं भी भुगत चुके हैं। किंतु आज न जाने क्यों उन्हें गहरी टीस उठ रही है। उन्हें इस बात का भी दुख हो रहा है कि वहां काम करने वाले किसी व्यक्ति के चेहरे पर इस घटना का दर्द नहीं उभरा है। क्या नौकरी छूट जाने का डर इन लोगों में इस हद तक समाया है कि चेहरे पर उतरने वाले भावों को भी सब मन ही मन में सोख ले रहे हैं, या दूसरों की पीड़ा इतनी पराई हो गई है कि आंखों तक में दर्द नहीं उतरता है। जुम्मन भाई को उबकाई सी आने लगी। लड़के की आंखों से आंसू बह रहे हैं, जिसे वह शर्ट की बाहों में पोंछता जा रहा है और काम करता जा रहा है। जुम्मन भाई उस लड़के को एकटक देखने लगे। उन्हें लगा कि वह लड़का और कोई नहीं स्वयं जुम्मन भाई ही है।
तथा अभी अभी वो सारे झापड़ उन्हीं के मुंह पर पड़े हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि वे इन झापड़ों को इस लड़के की तरह सहजता से सह न पाते, बोल पड़ते तथा अधिक नुकसान उठा लेते। यही तो किए थे जुम्मन भाई। 4 बाग अड्डे पर इलाहाबाद इलाहाबाद चिल्लाते हुए सूमो लगा दिए थे। एक सज्जन सफारी सूट पहने हाथ में अटैची थामे लखनऊ स्टेशन की तरफ से चले आ रहे थे। जुम्मन भाई आगे बढ़कर बोले, साहब इलाहाबाद? हाँ, चलना तो है, लेकिन बीच की सीट पर बैठूंगा। कोई बात नहीं साहब, आप आइए तो। बीच की सीट पर 3 सवारियां बैठ चुकी थीं। जुम्मन भाई उन सबको थोड़ा खिसकने के लिए कहें। तब सफारी सूट पहने उस व्यक्ति ने कहा, वह पूरी सीट उसे चाहिए। 3-4 लोग और उसके साथ हैं जो अभी आते ही होंगे। बिना किसी मशक्कत के 3-4 सवारियां मिलने की खुशी जुम्मन भाई के चेहरे पर झलक पड़ी। बीच की सीट पर पहले से ही बैठी उन तीनों सवारियों से विनती कर जुम्मन भाई उन्हें पीछे बैठने के लिए राजी कर लिए और फिर से इलाहाबाद इलाहाबाद चिल्लाने लगे। एक सवारी और मिल गई। अब जुम्मन भाई ड्राइवर सीट पर बैठ गए। टेप से कैसेट बदलकर दूसरी लगाई। गुटके का पाउच खोलकर मुंह में भर लिया और फिर पीछे मुड़कर बीच की सीट पर बैठे उस व्यक्ति से पूछा, साहब सवारियां कितनी देर में आ जाएंगी? बस आती ही होंगी, अभी तो पीछे कई सीट खाली है। क्या इतनी ही सवारी लेकर चलोगे? हाँ साहब, जल्दी निकल चलूँगा। आजकल चेकिंग बहुत तेज हो गई है, कहीं कोई पुलिस वाला आ गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। और हाँ भैया, पीछे वालों, अगर कोई पूछे तो यह मत कह देना कि तुम लोग सवारी हो, बस हमारे रिश्तेदार हो, समझे? समझ गया भैया, हमें क्या पड़ी है, हमें तो बस इलाहाबाद पहुंचा दो, पीछे से किसी सवारी ने जवाब दिया। जुम्मन भाई फिर से बीच वाली सीट पर बैठे व्यक्ति से बोले, बस आपके साथ ही आ जाएं तो जल्दी निकल चलूं। क्या करूं साहब, आज राजा मेरा लड़का है साहब, उसका जन्मदिन है। उससे वायदा किया था कि इस बार उसके जन्मदिन पर उसे आनंद भवन, तारामंडल आदि दिखाऊंगा। इलाहाबाद पहुंचने में 3 से 4 घंटे लगेंगे। निकल चलूंगा तो समय पर पहुंच जाऊंगा। पोलियो का मारा है साहब, इन्हीं छोटी छोटी खुशियों का तो उसे सहारा है। उस व्यक्ति को जुम्मन भाई की इन घरेलू बातों में कोई रुचि नहीं थी। वह बार बार सामने से आती सड़क की तरफ देख रहा था। जनवरी का महीना था। सुबह के 8 बज रहे थे, किंतु घने कोहरे के कारण 10-15 फीट के बाद साफ साफ दिखाई नहीं पड़ रहा था। अचानक पुलिस की एक गाड़ी सूमो के सामने सड़क को घेरते हुए खड़ी हो गई। जुम्मन भाई का माथा ठनका। वे सूमो का गेट खोल उतरने लगे, किंतु बीच की सीट पर बैठा वह व्यक्ति पीछे से जुम्मन भाई का कॉलर पकड़कर सीट पर बैठा लिया। ठीक उसी समय एक सिपाही आकर जुम्मन भाई को 2-3 हाथ जमा दिया। जुम्मन भाई तिलमिला गए। आवाज कुछ ऊंची हो गई, क्यों मार रहे हो मुझे? साले, प्राइवेट गाड़ी पर सवारी बैठाते हो, ऊपर से पूछ रहे हो कि क्यों मार रहा हूँ? पीछे देखो, गाड़ी में इंस्पेक्टर साहब बैठे हैं, उन्होंने ही मोबाइल करके हम लोगों को बुलाया है। जुम्मन भाई ने इंस्पेक्टर को घृणा से देखते हुए कहा, बैठे होंगे इंस्पेक्टर साहब, आप गाड़ी जब्त कर लीजिए, चालान काट लीजिए, लाइसेंस ले लीजिए, मार क्यों रहे हैं? पुलिस इंस्पेक्टर ने सिपाहियों को मारने से मना किया तथा जुम्मन भाई को सवारी उतारकर गाड़ी लेकर थाने में आने का आदेश दिया। जुम्मन भाई सिपाहियों के साथ थाने पहुंचे। उन्हें एक कमरे में बैठा दिया गया। 1-1.5 घंटे बाद उन्हें उसी इंस्पेक्टर के सामने लाया गया। जुम्मन भाई को वह किसी घटिया फिल्म का घटिया खलनायक लग रहा था। उनका डर पहले ही कम हो गया था। उस इंस्पेक्टर को सामने देख अकड़ भरी जिद भी सवार हो गई। इंस्पेक्टर ने गरज कर पूछा, नाम क्या है? कन्हैयालाल उर्फ जुम्मन भाई। इंस्पेक्टर इन विरोधाभासी नामों से चौंका। वह आगे कुछ पूछता उससे पहले जुम्मन भाई ही बोल पड़े, बचपन में मैं हर समय जूमता रहता था, पढ़ना लिखना खाना पीना सब जूमते हुए, बस तभी से सब मुझे जुम्मन कहने लगे। जुम्मन से जुम्मन भाई कब बन गया यह मैं खुद भी न जान पाया। साला, कहते हुए इंस्पेक्टर के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान फैल गई। उसने अगला प्रश्न किया, गाड़ी का सब पेपर है? हाँ है। इंस्पेक्टर की मुस्कान से जुम्मन भाई के मन में खींच पैदा हो गई। मालिक तू है? नहीं, मैं ड्राइवर हूँ। तुम्हें पता तो है ना कि बिना परमिट के कोई गाड़ी सवारी गाड़ी के रूप में नहीं चलाई जा सकती। पता है। साले, जब पता है तब क्यों चला रहा था और सवारियों को रिश्तेदार बताता है? जुम्मन भाई की अकड़ भरी आवाज़ इंस्पेक्टर को अपमानित कर रही थी। उसने सिपाहियों को आदेश दिया,
बहुत अकड़ भरी है, लिटाकर साले को डंडा कर दो। सिपाहियों ने जुम्मन भाई को धकियाते हुए गिरा दिया और 8-10 लाठी जमा दिए। ठंडी का महीना था। जुम्मन भाई का पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। चिल्लाते कराहते हुए बेहोश हो गए। थोड़ी देर बाद जब उन्हें होश आया तब उन्हें गर्म चाय पिलाई गई। 2 सिपाही उन्हें पकड़कर थोड़ी दूर तक चलाए, फिर लॉकअप में डाल दिए। जुम्मन भाई दर्द से छटपटा रहे थे। ठंड भी तेज थी। ठंड से बचने के लिए वे अपने हाथ पैर सिकोड़कर सीने और पैर के पास चिपकाना चाहते, किंतु लाठियों की मार से हाथ पैर अकड़ गए थे। सिकोड़ना मुश्किल हो रहा था। अब तक कुछ खाने को भी नहीं मिला था। हाँ, चाय ज़रूर कई कप मिल गई थी। रात 12 बजे वही दोनों सिपाही फिर जुम्मन भाई के पास पहुंचे तथा उन्हें पकड़कर चलाते हुए इंस्पेक्टर के सामने लाकर खड़ा कर दिए। इंस्पेक्टर ठंडी किंतु व्यंग भरी आवाज़ में पूछा, हो गए ठंडे? साले तुम लोग बिना मार के ठीक ही नहीं होते। मैं तुझे अभी छोड़ रहा हूँ, गाड़ी यहीं रहेगी। अपने मालिक को भेजना, वो आकर मुझसे मिले। और सुन, फिर कभी इस रूट पर गाड़ी लेकर मत आना, समझे? गाड़ी लेकर तो आना ही पड़ेगा, बाल बच्चों को क्या खिलाऊंगा। अगर आप 1500-1700 तक की नौकरी दिलवा दें तब फिर कभी गाड़ी को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। नहीं तो पेट पालने के लिए गाड़ी तो चलाना ही पड़ेगा। इंस्पेक्टर को उम्मीद थी कि जुम्मन भाई को छोड़कर उसने उनके ऊपर जो दया दिखाई है उससे वे द्रवित हो उसके पैरों पर लौटकर उसकी रहमदिली के प्रति कृतज्ञ हो जाएंगे। किंतु जुम्मन भाई ने उसकी दया की तनिक भी परवाह नहीं की तथा अपनी हेठी बरकरार रखी। लिहाजा इंस्पेक्टर अपनी रौ में आ गया। साला अभी अकड़ गई नहीं? नौकरी दिलवा दूं तुझे, बस यही करने बैठा हूं मैं। गांजा लगाकर जेल भेज दो साले को, दिमाग ठीक हो जाएगा। फिर यह तो क्या, इसकी 2-4 पुश्त गाड़ी नहीं चलाएगी। तैयार करो पेपर। गाड़ी में गांजा पकड़ा गया। सिपाही धकियाते हुए जुम्मन भाई को फिर लॉकअप में डाल दिए। दूसरे दिन जुम्मन भाई को कचहरी ले जाया गया। पुलिस इंस्पेक्टर ने उनके मालिक का फ़ोन नंबर लिया था। उन्हें उम्मीद थी मालिक जमानत के लिए कचहरी आएंगे, किंतु वहां किसी को न देख वे निराश हो गए। मजिस्ट्रेट के सामने हाथ जोड़े, साहब लखनऊ में मेरा कोई नहीं है, कौन जमानत लेगा? दया करें माई बाप। किंतु कानून कानून होता है। जुम्मन भाई को जुडिशियल रिमांड में ले लिया गया। उनके हाथों में हथकड़ी पहनाई गई तथा जेल ले जाने वाली गाड़ी में बैठा दिया गया। जुम्मन भाई को अपने जेल जाने पर विश्वास नहीं हो रहा था। उन्होंने किसी का खून, कत्ल, जालसाजी या फिर चोरी डाका नहीं डाला था। उन्हें जेल क्यों हो सकती है? किंतु पुलिस की गाड़ी उन्हें लेकर जेल मार्ग की तरफ ही आगे बढ़ रही है। जुम्मन भाई मन ही मन बुदबुदाए, मुझे जेल हो गई। फिर थोड़ा तेज बोलकर इस वाक्य को सुनना चाहे, मुझे जेल हो गई। 2 बार, 3 बार, 4 बार दोहराते दोहराते उनका साहस भरभरा कर धराशाही हो गया। और कभी किसी से न डरने वाले जुम्मन भाई जेल शब्द के उच्चारण मात्र से स्वयं को प्राणविहीन महसूस करने लगे। उनके हाथ पैर की शक्ति निचुड़ रही थी। वे खुद पर रोना चाह रहे थे। रोना चाह रहे थे खुद की बेवकूफ़ी पर, खुद की अकड़ पर, जो समय के अनुकूल ढीली नहीं हो जाती। कह देना था पुलिस इंस्पेक्टर से कि यहाँ से छूटने के बाद गाड़ी को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। क्या बिगड़ जाता? कम से कम जेल जाने से तो बच जाते। जुम्मन भाई पैर को सीट के करीब खिसकाए, दर्द के मारे चेहरा बन गया, किंतु सामने सिपाहियों को देख कर आए भी नहीं। उनके मन में एक अजीब सी हलचल हुई। क्या जेल से बचने के लिए कुछ भी सुन लेते, अन्याय सह लेते? जिस इंस्पेक्टर ने इतना जलील किया था, मरवाया था, उसके सामने दुम हिलाने लगते? नहीं, कभी नहीं। अधिक से अधिक क्या होगा, कई सालों की जेल, बस ना। यह सोचते ही जुम्मन भाई का तनाव जाता रहा। गाड़ी की गति धीमी हुई। जेल आ गया था। जेल के मुख्य गेट के अतिरिक्त 4-5 गेट और थे। हर गेट पर जुम्मन भाई की चेकिंग हुई। फिर उन्हें एक बैरक में डाल दिया गया। उस बैरक में पहले से ही कई कैदी थे। जुम्मन भाई एक वृद्ध कैदी के बगल में बैठ गए। दोपहर के 3 बज रहे थे। जुम्मन भाई 2 दिन से कुछ खाए नहीं थे। भूख जोरों की लगी थी। जब नहीं रहा गया तो उन्होंने उस वृद्ध कैदी से पूछा, दादा यहाँ खाने पीने को कुछ देते हैं या नहीं? अब तक चुपचाप कोने में बैठा वृद्ध दादा शब्द के संबोधन से उचक गया। उसकी आंखें ममतामयी हो उठी। बड़े अपनत्व भरे शब्दों में उसने जुम्मन भाई को बताया, मिलता है बेटा, 2 बार भोजन मिलता है, लेकिन तुम्हें आने में देर हो गई। दोपहर के भोजन का वक्त निकल गया, अब तो रात को ही मिलेगा। किस अपराध में लाए गए हो?
अपराध तो बिना परमिट गाड़ी चलाने का था, किंतु गांजा लगाकर अंदर किए हैं। चिंता मत करो, छूट जाओगे। तुम्हारे पास मिलने वाले गांजे की मात्रा अधिक दिखाए हैं या कम, मुझे नहीं पता। कोर्ट में तुमसे पूछा तो होगा ना? नहीं, कोर्ट में तो सिर्फ गाड़ी की ही बात हुई थी। फर्जी परमिट की बात कर रहे थे मजिस्ट्रेट। तुम्हारे पास फर्जी परमिट है? नहीं, मेरे पास तो परमिट ही नहीं है। मुझे लगता है तुम्हारी जमानत लेने वाला कोई आ जाएगा, तब तुम जल्दी छूट जाओगे। कोई बहुत बड़ा केस तुम्हारे ऊपर नहीं बना होगा। बल्कि मुझे तो यह लग रहा है उस दिन कोर्ट में ही तुम्हें जमानत मिल जानी चाहिए थी। हाँ, लेकिन लखनऊ में मेरा कोई रहता नहीं है। उस दिन मेरा कोई जमानतदार नहीं था, कैसे छूटता? और पता नहीं कोई जमानतदार होने के बाद भी छूटता या नहीं। निराश मत हो बेटा, छूट जाओगे। मुझे देखो, मैं 5 महीने से यहाँ हूँ। आगे भी छूटने की कोई उम्मीद नहीं है। आप यहाँ क्यों लाए गए हैं? मैंने कत्ल किया है, एक नहीं दो। जुम्मन भाई चौक से गए। वृद्ध समझ गया, बोला, डरो नहीं बच्चा, मैं कोई पेशेवर कातिल नहीं हूँ। पर आपने कत्ल क्यों किया? तुम कभी भूखे रहे हो? 2 दिन से हूँ। अभी तुम्हें रोटी मिले और मैं छीन लूँ तब क्या करोगे? मैं भी आपसे छीनने का प्रयास करूँगा। अगर न छीन पाओ तब मैं आपसे चिढ़ूंगा तथा दोबारा रोटी मिलने का इंतज़ार करूँगा। मैं दोबारा भी छीन लूँ तब मैं आपसे नफरत करूँगा, आपसे हाथापाई करूँगा तथा फिर से रोटी मिलने का इंतज़ार करूँगा। वह भी छीन लूँ तब, बार बार छीन लूँ तब। जुम्मन भाई चुप हो गए। वृद्ध जुम्मन भाई को देखता रहा। कुछ कहने के लिए उसके होठ खुले, फिर पता नहीं क्या सोचकर वह भी चुप हो गया। किंतु चुप रहने का उसका प्रयास बेकार गया। वह तड़प कर बोल उठा, तुम नहीं जानते हो, सुन लो। इस देश में अपराधी तैयार किए जाते हैं, कातिल बनाए जाते हैं। मुझे बनाया गया है। हाँ, सही में, मेरी ज़मीन हड़प कर, एक बार नहीं बार बार हड़प कर, मेरे हक को, मेरे अधिकार को छीन कर, मुझे भूख के कुएं में धकेल कर। वृद्ध उत्तेजना में हाँफने लगा था। उसके होठों के किनारे से थूक की एक लकीर बह गई। जुम्मन भाई सहम गए। वृद्ध उनके डर को भाप गया। वह जुम्मन भाई के मन में भय उत्पन्न करना नहीं चाहता था, इसलिए स्वयं पर नियंत्रण रख चुप बैठ गया। रात में जुम्मन भाई को भोजन मिला। 2 रोटी तथा मूली की रस्सेदार सब्जी, एकदम बेस्वाद। किंतु भूख से छटपटाते जुम्मन भाई भोजन लेकर खाने लगे। 2 दिन से भूखे जुम्मन भाई के लिए मात्र 2 रोटी पर्याप्त नहीं थी, किंतु कुछ राहत मिल गई। जेल में पीने का पानी का नल बस भोजन के समय ही आधे घंटे के लिए शुरू किया जाता था। सैकड़ों कैदियों के पानी पीने के लिए इतना समय कम था। हर कैदी पहले पानी पीना चाह रहा था, इसलिए उनमें लड़ाई शुरू हो गई। धक्का मुक्की के कारण जुम्मन भाई नल के पास तक पहुंच भी नहीं पा रहे थे। वह वृद्ध व्यक्ति देख रहा था। दौड़कर लड़ती झगड़ती भीड़ में प्रवेश किया और अपनी अंजुली में भरकर एक अंजुली पानी ले आया। वृद्ध के स्नेह को देख जुम्मन भाई की आंखें गीली हो गईं। उन्होंने मुंह खोल दिया। वृद्ध ने अंजुली उनके मुंह में उड़ेल दी। अब तक नल बंद हो गया। घूंट भर पानी से जुम्मन भाई की प्यास और बढ़ गई, जो कातिल वृद्ध की ममता से बुझी। न जाने क्यों वो अपने से लगने लगे। दूसरे दिन सुबह कैदियों को पंक्तिबद्ध खड़ा कर दिया गया तथा सबको एक एक झाड़ू पकड़ा दी गई। जुम्मन भाई के पैर सूज आए थे, दर्द भी तेज था, किंतु घिसट घिसट कर झाड़ू लगाते रहे। दोपहर बाद सबको एक बार फिर पंक्ति में बैठा दिया गया। रिहाई परवाना जिन कैदियों का रिहाई ऑर्डर लाया, उन्हें रिहा कर दिया। बाकी कैदी अपने अपने बैरक में आ गए। जुम्मन भाई प्रतिदिन रिहाई ऑर्डर का इंतज़ार करते और शाम 5 बजे पचासा लगते ही निराश हो जाते। जल्द ही रिहा होने की उम्मीद अब धुंधलाने लगी थी। उन्हें अपने भीतर एक चीख निकलती सुनाई पड़ती, डरावनी भयानक चीख। सूनापन उनके भीतर समाता जा रहा था। वे सूनेपन में समाते जा रहे थे। उन्हें लगता वे चक्रव्यूह में फंस गए हैं, जहाँ से कभी निकल नहीं पाएंगे। निकलेंगे भी तो रिक्त हुए से। वे रिक्त हो रहे हैं, पल पल रिक्त हो रहे हैं। 10 दिन बीत गए। 10 दिन बहुत होते हैं कुछ जानने समझने के लिए। वो कुछ जानने लगे हैं, अपराध को समझने लगे हैं। वह वृद्ध अपराधी है हत्या का। हृदय में इतना प्रेम और हत्या। अपराध जन्मजात नहीं होता, वह कुछ मिनटों का होता है। वे शोध करेंगे मनोवृत्ति पर, अपराधियों की मनोवृत्ति पर। कितना नया अनुभव है यह।
गाड़ी की रफ्तार से अधिक तेज चल रहा है दिमाग। शोध। अकबका गए वे। उन्होंने अपने आप को समेटा। वे स्वयं जेल में हैं, अपराधी के रूप में। हाँ, उनमें और वृद्ध में कोई अंतर नहीं है। दोनों अपराधी हैं। सुधारने के लिए यहाँ जेल में लाया गया है। जेल में नहीं, सुधार गृह में। वे सुधर रहे हैं रिक्त होकर। 10 दिन से पैर सूजकर हाथी पांव बन गया है। मलहम पट्टी सब हो जाती है यहाँ, पर पैर है कि सुधर नहीं रहा। वे सुधर रहे हैं। अपनी अंतिम परिणति के लिए तैयार होना है उन्हें। 11वां दिन रिहाई का समय बीतने ही वाला था कि अनाउंस हुआ। कन्हैया लाल उर्फ जुम्मन भाई, पिता गंगाधर सिंह का रिहाई ऑर्डर आ गया है। अनाउंस 2-3 बार हुआ, किंतु जुम्मन भाई को उनके हृदय से निकलती आवाज़ों ने इस तरह से जकड़ लिया था कि वे इस बाहर की आवाज़ को सुन न सके। वृद्ध व्यक्ति ने उन्हें झकझोरा। क्या हो गया है तुम्हें? सुन नहीं रहे हो? तुम्हारा नाम पुकारा जा रहा है। जुम्मन भाई ने घुटने से सिर ऊपर उठाया। आवाज़ एक बार फिर सुनाई दी। वे अपना कंबल फेंक बाहर की तरफ भागना चाहे, किंतु उनके पैर लड़खड़ा गए। वे गिर गए। उस वृद्ध व्यक्ति ने उन्हें उठाया तथा सहारा देते हुए बाहर लाया। बाहर आने में खासी देर हो गई थी। अनाउंसर गरज पड़ा, किंतु जुम्मन भाई निर्लिप्त रहे। वृद्ध ने अनाउंसर को घूरा, जैसे घूरने में ही शब्द हो जो उसे बता रहे हों कि देखते नहीं पैर कितना सूजा है, कैसे आता जल्दी। अनाउंसर चुप हो गया, न जाने वृद्ध की आंखें देखकर या जुम्मन भाई का सूझा पैर। वहां से निकलने के पहले जुम्मन भाई वृद्ध व्यक्ति के पैर छुए। वृद्ध ने उन्हें गले से लगा लिया। उसकी आंखें गीली हो गईं। प्रेम आदमी को कहीं भी बांधे रखने में समर्थ है। इतने दिनों से रिहाई का इंतजार करते जुम्मन भाई बड़े बोझिल मन से बाहर निकले। वृद्ध की नम आंखें उन्हें रोक रही थीं। जुम्मन भाई को विश्वास था कि उनके जेल में होने की बात मालिक ने उनके घर वालों को बता दी होगी, किंतु जब उन्हें पता चला कि मालिक ने किसी प्रकार की कोई खबर उनके घर नहीं भिजवाई, शंका कुशंका से घिर उनका परिवार आंसू बहाते तथा मन्नतें मानते हुए उनका इंतजार कर रहा था। तब उनकी आंतरिक सोच में 2 महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। एक तो यह कि अमीर और सुविधा संपन्न हर व्यक्ति से उन्हें स्थायी तौर पर घृणा हो गई। दूसरी यह कि पत्नी को अपनी दुनिया से अनभिज्ञ रखकर उसकी नज़र में अपना महत्व बढ़ा लेने की अपनी सोच पर पहली बार तरस आया। माँ बूढ़ी थी, बेटा अपाहिज था, किंतु पत्नी को तो वे अपने मालिक का घर या किसी मित्र का घर दिखा सकते थे। उन्हें यह बात बड़ी शिद्दत से चोट पहुंचा रही थी कि जिस मालिक की गाड़ी को वे बिना परमिट चला चला कर फायदा देते रहे, शरीर पर लाठियों और डंडों की मार झेले, पैर तोड़वा लिए, वह उन्हें और उनके परिवार को कीड़ा मकोड़ा समझता था। उस दिन से ही जुम्मन भाई ने तय कर लिया कि अब कभी वे किसी दूसरे की गाड़ी नहीं चलाएंगे, किंतु खुद की गाड़ी का होना जागते में स्वप्न देखने जैसा था। जुम्मन भाई के पैर की सूजन जब दवाइयों से थोड़ी कम हुई तो 3 महीने तक के लिए प्लास्टर लग गया। माँ और 14 साल के अपाहिज बेटे के साथ वे भी एक कोने में पड़ गए। जुम्मन भाई ने अपनी चारपाई माँ की चारपाई के बगल ही लगवा लिया। इस तरह वर्षों बाद वे माँ के अधिक करीब चले आए। माँ की बूढ़ी उंगलियां उनके सिर पर फिसलती चोट को सहलाती और इतनी बेरहमी से मारने वाले हाथों में कोढ़ हो जाने की बद्दुआ देती। पत्नी 3-3 जन की सेवा टहल करती, थक जाने पर खींच उठती, अपनी किस्मत पर बड़बड़ाने लगती। जुम्मन भाई से उसकी बेबसी न देखी जाती। प्लास्टर कटते ही लंगड़ाते हुए जुम्मन भाई इधर उधर घूमने लगे। डॉक्टर ने आराम की सलाह दी थी, किंतु घर में उनका मन नहीं लगता था। पैरों पर जोर पड़ता रहा, पंजों में असहाय वेदना होती रही। जुम्मन भाई इधर उधर घूमते रहे, सब कुछ झुठलाते हुए। डॉक्टर ऑपरेशन के लिए कहते, जुम्मन भाई टाल जाते। डॉक्टर समझाते, बिना ऑपरेशन के पैर ठीक नहीं होंगे, लंगड़ाते ही रहोगे। जुम्मन भाई हंसते, लंगड़ा तो बचपन से रहा हूं, कभी सीधे चलना आया ही नहीं। पत्नी चिंतित होती, जुम्मन भाई उसे समझा देते, हड्डी का मामला है, ठीक होने में समय तो लगेगा ही। अब तक जुम्मन भाई स्वयं से लड़ते रहे, किंतु अब उन्हें अपनी मुश्किलें अधिक गंभीर होती दिख रही हैं, क्योंकि अब उनकी अंतरात्मा में परिवर्तन हो रहा है। परिणाम स्वरूप उनके मुखर व्यक्तित्व में चुप्पी समाती जा रही है। यह चुप्पी उन्हें उदासी के नज़दीक खींच लाई है। वे खासे निर्लिप्त और भावना शून्य होते जा रहे हैं। प्रतिदिन की हताशा उनकी आंतरिक सहजता को मिटा रही है। घर में पोलियोग्रस्त बेटा, खांसती माँ तथा भावों से जूझती पत्नी को देख उन्हें शुरू शुरू में जो बेचैनी होती थी, वैसी अब नहीं होती।
जुम्मन भाई के पैरों में जब प्लास्टर लगा था, उस दौरान उनकी दोस्ती उस कुत्ते से हुई जो उनके घर के सामने बैठा करता था। जुम्मन भाई उठते तब वह उचक कर उन्हें देखने लगता, बैठते तब वह भी एक कोने में शांत बैठ जाता था। यह कुत्ता पहले भी उनके घर के सामने बैठता था या अब बैठने लगा, इसका उन्हें ध्यान नहीं है। शायद पहले भी बैठता रहा हो, किंतु तब वे इन बातों पर ध्यान नहीं देते थे। कोई कारण नहीं था कुत्ते पर ध्यान देने का, अब है, क्योंकि इधर जुम्मन भाई को महसूस होने लगा है कि घर के लोग अब उनसे किसी खुश खबर की उम्मीद छोड़ दिए हैं। इसलिए घर में अब उनका इंतजार उस अपनेपन से नहीं किया जाता है जिसके जुम्मन भाई को आदत लग गई थी। किंतु वह कुत्ता उनके घर से बाहर जाते समय या बाहर से घर आने पर अपने कानों को खड़ा करके पीछे कर लेता है तथा मुंह ऊपर उठाकर पूं पूं करने लगता है। इस बीच उसकी पूंछ लगातार दाएं बाएं घूमती रहती है। जुम्मन भाई उसके माथे को सहला देते हैं। उस कुत्ते की ये हरकतें जुम्मन भाई को अपने होने का एहसास दिलाती हैं और आगे भी बने रहने की इच्छा जगाती है। शाम धुंधला रही है। जुम्मन भाई अभी तक पेट्रोल पंप पर ही बैठे हैं। लड़के की आंखें लाल हो गई हैं, गाल सूझाए हैं, किंतु वह बड़ी तत्परता से पंक्चर ठीक करने में लगा है। एक बेबस आह छोड़कर जुम्मन भाई उस लड़के को देखते हैं तथा घर आने के लिए उठ खड़े होते हैं। घर के सामने कुत्ता पूंछ हिलाते हुए बैठा है। पत्नी रसोई में व्यस्त है। माँ अपने बिस्तर पर बैठी है तथा रुक रुक कर खांस रही है। सीने पर ठाएं ठाएं की चोट देकर निकलता खांसी का स्वर जुम्मन भाई को व्याकुल किए है। बगल के कमरे में राजा सो रहा है। लगता है उसकी गर्दन टेढ़ी हो गई है। वह तेज तेज खराटे ले रहा है। इतनी छोटी उम्र में इतने जोरदार खराटे। डॉक्टर कहते हैं कि सोते समय इसे सांस लेने में तकलीफ होती है, इसलिए इसे खराटे आते हैं। जुम्मन भाई राजा की गर्दन को सीधी कर देना चाहते हैं, थोड़ा उसे हिला डुला देना चाहते हैं जिससे कुछ देर के लिए उसके खराटे कम हो जाएं। किंतु बस सोचते ही रहे, उठे नहीं। बल्कि अब वह यह सोचने लगे हैं कि मेरे मन में राजा की गर्दन हिलाने डुलाने की इच्छा राजा की अच्छी नींद के लिए उठी थी या मैं इन भयावह खराटों से बचना चाहता हूँ। जुम्मन भाई अपने अंदर घर कर रही भाव शून्यता से कभी कभी घबरा जाते तथा अपने इस भाव को छुपाने की गरज से उसे अलग अलग ढंग से परिभाषित करते और अपराध बोध में कैद हो जाते। छटपटाते, खूब छटपटाते, इससे बाहर निकलने की कोशिश करते, किंतु निकलते तो निचुड़े हुए ही निकलते। जुम्मन भाई को आया देख पत्नी चाय बना लाई है। उसके पास उनसे बताने के लिए कुछ अच्छी कुछ खराब कई बातें हैं। माँ की बातें, राजा की बातें, पड़ोसियों की बातें। वह बताना चाह रही है, बता रही है, पर जुम्मन भाई बिस्तर पर अधलेटे हो छत निहार रहे हैं। माँ के खांसने की धीमी आवाज़ फिर से कानों में गूंजती है। जुम्मन भाई जानते हैं कि माँ खांसी को अंदर ही अंदर रोकने के लिए अपने गले को कितना दबाती होगी, किंतु जब नहीं रहा जाता होगा तब धीरे से खांस उठती है। जब जुम्मन भाई छोटे थे तब भी माँ को खांसी आती थी। जुम्मन भाई पूछते, तुम्हें इतनी खांसी क्यों आती है माँ? क्या ये कभी ठीक नहीं होगी? माँ कहती, जब तुम बड़े होकर ढेर सारा पैसा कमाओगे तब किसी अच्छे डॉक्टर से मैं अपना इलाज करवाऊंगी। देखना ये खांसी ऐसे भागेगी कि कभी फिर पलटकर मेरी तरफ देखेगी भी नहीं। माँ के जवाब से जुम्मन भाई खुश हो जाते, किंतु अब जब वे माँ से कहते हैं, माँ तुम्हें कितनी तकलीफ है, रात भर सो नहीं पाती हो, तब माँ कहती हैं, दिन में खूब सो लेती हूँ बेटा, इसलिए रात में नींद नहीं आती। अस्थमा है मुआ, दवा से ठीक भी तो नहीं होगा। और माँ दूसरी बात करने लग जाती हैं। जुम्मन भाई कहना चाहते हैं कि माँ दवा तुझे मिली ही कहाँ, पर कहते कुछ नहीं, बल्कि माँ के पास से जल्दी ही हट जाते हैं ताकि माँ खुलकर खा सके। पत्नी भोजन की थाली रख गई है। जुम्मन भाई को अभी भूख नहीं है। पत्नी भोजन करने के लिए 2-4 बार कहती है, किंतु जुम्मन भाई छत निहार रहे हैं। पत्नी झुंझला जाती है, तुम्हें जब भूख हो तब खा लेना, मैं तो दिन भर खटते खटते थक गई हूँ, अब खा पी कर आराम करूंगी, तुम निहारो छत। जुम्मन भाई पत्नी की तरफ देखकर मुस्कुरा देते हैं, किंतु न जाने कैसे मुस्कुराते ही उन्हें गराज मालिकों के थप्पड़ों की आवाज़ सुनाई पड़ने लगती है। छोड़ देने की विनती करता वह लड़का दिखाई पड़ता है। अपनी ऊपर पड़ी पुलिस की लाठियों की आवाज़ें भी कानों में गूंजने लगती हैं। जुम्मन भाई को लगता है कि इस कमरे में हवा नहीं है,
वो सांस नहीं ले पा रहे हैं। उठकर बरामदे में चले जाते हैं। कुत्ता अलसाया सा बरामदे में बैठा है। उन्हें देखते ही वह पूंछ हिलाने लगता है। जुम्मन भाई बाहर कुछ दूर तक जाना चाहते हैं, किंतु उनका पैर साथ नहीं दे रहा है। वहीं पास के मैदान में घंटे 2 घंटे बैठकर वापस लौट आते हैं। पत्नी लेट चुकी है, शायद सो भी गई हो। राजा के खर्राटे में गूंगों की अजीब आवाज़ शामिल हो गई है। धीमी लय में रुक रुक कर माँ के खांसने की आवाज़ अब भी आ रही है। गोरखा अपने डंडे को सड़क पर पटकते हुए पहरा दे रहा है। बीच बीच में सीटी भी बजा देता है। जुम्मन भाई को लगता है कि वे अभी भी सलाखों के पीछे ही तो हैं। उनका यह घर जेल ही तो है, जिसमें अलग अलग कोठरियों में अलग अलग तरह के कैदी पड़े हैं। माँ, राजा, पत्नी, वो स्वयं। फर्क सिर्फ यह है कि जेल में घर पहुंचने की छटपटाहट थी, यादें थीं, किंतु यहाँ से वे कहाँ निकल कर जाना चाहते हैं उन्हें खुद नहीं पता। पत्नी जो भोजन उनके लिए रखी थी वह अब भी वैसे ही पड़ा है। रात काफ़ी बीत चुकी है। बाहर भरपूर सन्नाटा है। किसी की आहट पाकर कुत्ता भौंकता है। जुम्मन भाई भोजन पर एक नज़र डालते हैं, फिर बत्ती बुझाकर चादर ओढ़ लेते हैं। अभी आप सुन रहे थे आशा पांडे जी की लिखी कहानी जेल से जेल तक।